वेलकम बैक एवरीवन ऑन आरपी एकेडमी। ये हमारा सेकंड लेक्चर है अबाउट बेसिक्स ऑफ एग्रोनॉमी के एमसीक्यूज का। 25 हम पहले कवर कर चुके हैं एंड नाउ वी विल गोइंग टू कवर नाउ विल बी कवरिंग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे लेक्चर से एंड आई होप आपको वो लेक्चर पसंद आया होगा। आपको प्लीज कमेंट्स करना है उसके ऊपर सो दैट हमें पता चले कि लाइक हाउ आवर सीरीज इज डूइंग एंड हाउ वी आर डूइंग एंड इफ यू नीड एनी लाइक चेंजेस इसके अंदर कैसे हम कर सकते हैं तो उन चीज़ों को भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन विद अवर क्वेश्चंस। बहुत सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करी थी, तो हम इनमें थोड़ा सा एक जल्दी के तरीके से चलते हुए चलेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज के कौन कौन से इसमें एडवांटेजेस होंगे। नाउ जैसे कि हमने देखा कि कैसे हम इन चीजों को पढ़ते हुए आ रहे थे, वैसे पढ़ेंगे। ब्रेकिंग डाउन लार्जर क्लॉट्स इनटू फाइनर पार्टिकल्स, पहला। सेकंड आपका क्या है, प्रमोटिंग कैपिलरी पोर्स फॉर्मेशन फॉर मॉइस्चर रिटेंशन। तीसरा, इनकॉर्पोरेटिंग सरफेस फर्टिलाइजर एंड प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड्स। चौथा, दैट इज रिड्यूसिंग द एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन टू जीरो। अब इसमें क्या क्या सही होगा, लाइक जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि आपने पहले प्राइमरी टिलेज कर दिया, वो शेटर कर देता है आपके हार्ड ग्राउंड को। सेकेंडरी टिलेज का काम क्या होता है, वहां पे हॉरोस और कल्टीवेटर काम करते हैं जो 5 से लेके 15 सेंटीमीटर सॉइल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आपके सही आएंगे। पहला, ब्रेक डाउन करता है लार्जर क्लॉट्स को इनटू फाइनर पार्टिकल्स, क्योंकि लार्जर क्लॉट प्राइमरी टिलेज करके चला गया था। दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नाउ सेकंड, प्रमोट करता है कैपिलरी पोर्स फॉर्मेशन को फॉर मॉइस्चर रिटेंशन। ये भी सही है, क्योंकि आप जब छोटे पोर्स तोड़ते हैं तो माइक्रो पोर्स और मैक्रो पोर्स बनते हैं, जिसकी वजह से कैपिलरी पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाउ थर्ड वन, इनकॉर्पोरेट करता है सरफेस फर्टिलाइजर एंड प्री इमर्जेंट आपके हर्बिसाइड्स को, जो अपने हर्बिसाइड्स वगैरह डाले हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं आपके सरफेस के साथ। लाइक जैसे अगर चलता हुआ जा रहा है तो इनको मिक्सअप करता हुआ जा रहा है, ये बिल्कुल सही चीज है। अब रिड्यूस करता है एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन टू जीरो। सॉइल इरोजन को जीरो करने का काम ये नहीं कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट जो चीजें कर सकता है। अब हमको मेन चीज ये भी समझनी होती है कि सेकेंडरी टिलेज हमें चाहिए क्यों था, वही इसके एडवांटेजेस भी हैं जो आपने अभी देखे हैं। ठीक है, और कोई सा भी टिलेज, ये ऑप्शन गलत क्यों है, ये इसलिए गलत है कि कोई सा भी टिलेज आपका ये नहीं कर सकता कि सॉइल इरोजन को एकदम जीरो कर दे। अगर ओवर टिल्टिंग होती है तो भी बिल्कुल फाइनर पार्टिकल, और फाइनर पार्टिकल क्या होता है, वो उड़ सकते हैं, हवा के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो सॉइल इरोजन यहाँ पे इसलिए जीरो है। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सॉरी ये उसी का करेक्ट ऑप्शन है एंड उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नाउ हाउ डज ब्लाइंड टिलेज डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ इंटर कल्टिवेशन। जो ब्लाइंड टिलेज आपका होता है वो कैसे डिफर करता है आपके अदर फॉर्म्स ऑफ इंटर कल्टिवेशन से। सबसे पहला, इट इज डन बाय फार्मर हु हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर। ये एक ऑप्शन नहीं हो सकता, जिसके पास एग्रीकल्चर की ही एक्सपीरियंस नहीं है तो दैट कैन नॉट बी अ फार्मर। ठीक है, थर्ड वन, इट इज डन इन कंप्लीट डार्कनेस टू अवॉइड अट्रैक्टिंग नॉक्टर्नल पेस्ट। ये भी बिल्कुल सही चीज नहीं हो सकती है, पेस्ट कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, आपका डी ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स टिलिंग ऑफ द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ टूल और इम्प्लीमेंट्स। टिलिंग आप कभी भी बिना टूल्स और इम्प्लीमेंट के नहीं कर सकते, ये भी एक गलत ऑप्शन है। फिफ्थ ऑप्शन, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ टिलिंग ओनली एट द बॉर्डर्स ऑफ द फील्ड। अगर आप बॉर्डर्स ऑफ द फील्ड पर काम करेंगे तो वहां पे तो कुछ उगेगा ही नहीं, तो वहां टिलिंग करने का कोई प्रोसेस का फायदा क्या है, तो ये भी एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। नाउ द करेक्ट ऑप्शन जो आपके लिए बचता है वो एक है, इट इज डन आफ्टर सीडिंग बट बिफोर और जस्ट आफ्टर द क्रॉप इमर्जेंस टू अप्रूट वीट विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप। ये है इसका करेक्ट। अब ये जो आपका ब्लाइंड टिलेज है, इसकी एक टाइमिंग विंडो होती है। जो ब्लाइंड टिलेज होता है, यही इसकी जो टाइमिंग विंडो है उसको यहाँ पे लिखा गया है, टाइमिंग विंडो। टाइमिंग विंडो सी क्या है, जहां पे आपने सीडलिंग को डाल दिया वहां पे क्रॉप के इमरजेंस से पहले जो वीड्स उगती हैं ये उनको रिमूव करता है
विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप, जो अंदर क्रॉप काम कर रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये टारगेट करता है आपके मैक्रो वीड्स को। जो यहाँ पे वीड्स आप रिमूव कर रहे हैं वो आपके मैक्रो वीड्स होंगे, ठीक है। मैसिव फ्लश ऑफ टाइनी, छोटी छोटी जो वीड्स होती हैं उसको गायब कर देता है वॉट उनके उगने से पहले ही, ठीक है। ये क्लस्टर ब्रेकिंग में भी काम आता है। अगर बाई चांस हैवी रेनफॉल हो गया आफ्टर सोइंग, तो वहां पे उस टाइम पे जो हार्ड क्या कहते हैं क्रस्ट होते हैं उसको ब्रेक करने काम में आता है। ब्लाइंड टिलेज ब्रेक करता है क्रस्ट को, सो दैट आपकी जो डेलिकेट क्रॉप सीडिंग्स हैं वो ब्रेक थ्रू कर पाए उसके अंदर से, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक भी लिखे। ब्लाइंड टिलेज आपका क्या होता है, ब्लाइंड हरोइंग होता है। ये रेफर करता है एक यूनिफॉर्म शैलो हरोइंग प्रोसेस को। इसमें आपके पास क्या होता है, ये इज आफ्टर sowing but before the crop seeding emerge, like very early, जब कोपल उसको हिंदी में कहते हैं कोपल फूटना, उससे पहले ये इन चीजों को करता है। Like जो पहला पहला आपका लीव निकल के आ रही है या वो अपने व्हाट यू कॉल आपके सॉइल में से बाहर आ रहा है, उसे कहते हैं आई एम सॉरी। ये डिस्टर्ब करता है टॉप 2 से 3 सेंटीमीटर को, अपरूट करता है अर्ली वीड्स को, जो छोटे छोटे नए वीड्स होते हैं उनको गायब करता है, उनको हटाता है विदाउट हार्मिंग द डीपर प्लांटेड आपके सीड क्रॉप जैसे कि शुगर केन, व्हीट और मेज। इसका वैसे एक ऑल्टरनेटिव लाइक ब्लाइंड हरोइंग जो नहीं करते उनका एक कहते हैं आपका ऑल्टरनेटिव भी होता है, वो होता है हर्बिसाइड का यूज करना। अगर आप मैकेनिकल चीजें यूज नहीं करते, यू कैन यूज हर्बिसाइड ऑल्सो ओवर देयर। ये सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए शुगर केन में मिलता है, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये होता है। और ये आपको मेनली पोटैटो बेल्ट्स में भी देखने, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ऐड कर सकता है, दैट इज पोटेटोस। पोटेटोस आलू के अंदर हम इसे देखते हैं। जो आपके मेजर पोटैटो बेल्ट्स है आपके वॉट एवर, हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल के, आपके पंजाब के, वहां पे रिजिस को लाइटली टिल करने के लिए आपको काम में आता है। जैसे कि पोटैटो का प्लांट इमर्ज होने वाला होता है, उस टाइम पे इसे काम में लाया जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द इंटेंसिटी एंड डेप्थ ऑफ द टिलेज ऑपरेशन। अब इसमें क्या आएगा, द डीप द डेप्थ ऑफ द रूट ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। इसके हिसाब से तो हम नहीं क्या कहते हैं फर्टिलाइज ऑपरेशन करते हैं, और ना ही इसका क्लाइमेट से कोई लेना देना, तो दिस वुड बी अ रॉन्ग ऑप्शन। द टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट, नहीं, जो हमें जरूरत है हम उस हिसाब से काम करेंगे, उससे काम नहीं करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट नीड से बनता है, नीड से मार्केट नहीं होगा, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन, द मार्केट प्राइस ऑफ क्रॉप बीइंग ग्रोन, ये भी नहीं होता। थर्ड सॉरी फिफ्थ ऑप्शन, द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लेवल ऑफ फार्मर, फार्मर का इससे कोई लेना नहीं। इट इज नॉट अ क्लाइमेट फैक्टर। व्हाट इज अ क्लाइमेट फैक्टर, रेनफॉल पैटर्न एज इंटेंस रेनफॉल इंक्रीज सॉइल इरोजन रिस्क। ये होता है आपका टिलेज की डेप्थ और इंटेंसिटी उस हिसाब से करी जाती है, लाइक कैसा आपका रेनफॉल पैटर्न होने वाला है। क्लाइमेट एक अल्टीमेट डिक्टेटर होता है, ठीक है। एक बार हम पहले से पढ़ लेते हैं। प्रेसिपिटेशन इज लाइक प्राइमरी क्लाइमेटिक ड्राइवर फॉर टिलेज इन रीजन with a frequent heavy rainfall event, intensive deep tillage is avoided, because जितना ज्यादा आप सॉइल एग्रीगेट को एक्सपोज करेंगे उतना ही ज्यादा रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन और वाटर रन ऑफ हो जाता है, ठीक है। सो वी विल सी कि जो आपका क्लाइमेट है वो एक अल्टीमेट डिक्टेटर की तरह काम करता है। सॉरी, द फार्मर्स चॉइस ऑफ टिलेज इम्प्लीमेंट, जो उसकी डेप्थ है और टाइमिंग है, वो अल्टीमेटली कंट्रोल होती है अंडर द लोकल मैक्रो क्लाइमेट के, ठीक है। अगर ज़्यादा बारिश आ गई या टोरेनियल रेन्स आ गए या फिर इंटेंस रेन स्टॉर्म आ गया, और उस टाइम पे आपको पल्वराइज करना होता है सॉइल को, तो वहाँ पे हैवी टिलेज बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो जाता है। टॉप सॉइल एकदम लूज है, सिंपली वॉश अवे हो जाएगी, शीट्स में आपके पास टॉप सॉइल है ही नहीं, द मोस्ट न्यूट्रिएंट आपके पास सॉइल आपकी गायब हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर और इवेपोरेशन, अगर आप एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट में हैं जहाँ पे एवरी टाइम आपको सॉइल को टर्न करना पड़ेगा, क्यों टर्न करना पड़ेगा, ताकि जो मॉइस्ट आपका अर्थ के सर्फेसेस हैं वो थोड़े से ऊपर आए, जो ऊपर से आपके टूट चुके हैं वो नीचे जाए, मिक्सिंग आपकी प्रॉपरली हो, ठीक है। फिर आप थर्मल प्लोइंग भी देखते हैं, जहाँ पे हाई टेम्परेचर आपके यूज करे जाते हैं, लाइक जो डीप समर प्लोइंग आप देखते हैं वो भी इसके अंदर में आते हैं। इससे पेस्ट और वीड्स भी चले जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पैटर्न्स के हिसाब से आप इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। फ्रीजिंग थॉइंग भी आप देखते हैं, ठीक है। अगर इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, इट वुड लाइक हिमालयन स्लोप्स पे आप देखते हैं
उत्तराखंड हिमाचल के पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे स्टीप टेरेन होता है, लाइक टेरेन जो है वहाँ पे एकदम स्टीप होता है। वहाँ पे जो टिलेज है, एब्सोल्यूट टिलेज होता है या फिर बिल्कुल टिलेज नहीं करा था, ताकि वहाँ पे सॉइल लूज ना हो। वहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स में काम में आता है, ताकि और जो आपके कॉन्टूर्स हैं उसको अलोंग में करी जाती है, ताकि जो भी आपका लैंडस्लाइड हो उसको आप रोक पाएँ। ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज कन्वेंशनल टिलेज इज ऑफन क्रिटिसाइज इन मॉडर्न एग्रोनॉमी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कौन सा एक रीजन है जिसकी वजह से आपका कन्वेंशनल टिलेज को हम क्रिटिसाइज करते हैं अपने मॉडर्न एग्रोनॉमी के अंडर में? सबसे पहला, इट मेक्स सॉइल टू फर्टाइल लीडिंग ओवरग्रोन प्लांट्स दैट फॉल ओवर। अगर आप सॉइल को टू फर्टाइल कर रहे हैं और ओवरग्रोन हो रहा है प्लांट का, तो दैट इज गुड थिंग। सो ये एक करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। हम ना इस तरीके से इसे पढ़ेंगे ताकि हम गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएँ, एंड माइट भी क्वेश्चंस आपके पास जब आएँगे आप भी समझ पाएँगे इन चीज़ों को, ठीक है? फिर हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन, इट इज़ टू क्वाइट एंड डज़ नॉट डिस्टर्ब द लोकल वाइल्ड लाइफ इनफ। ऐसा नहीं है। टिलेज से आपका वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होता ही होता है कहीं न कहीं पे। कन्वेंशनल टिलेज आपको हर एक चीज़ को आप टर्न कर रहे हैं, आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, सो दैट इज़ लाइक आप थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सो इट वुड बी अ रॉन्ग ऑप्शन। इट यूज टू लिटिल एनर्जी देयरफॉर इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू लोकल इकोनॉमी। टिलेज करने के लिए आपको ट्रैक्टर्स की जरूरत होती है, जहाँ पे हार्ड टिलेज अगर आप कर रहे हैं, हार्ड टिलेज में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है इन केस ऑफ टिलेज। थर्ड, इट्स लाइक इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्पेशलाइज सीड दैट आर मोर एक्सपेंसिव दैन द ट्रेडिशनल सीड। तो ये ऑप्शन गलत है। टिलेज का सीड के प्राइस से लेना देना कुछ भी नहीं होता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, इट कॉजेस हार्ड पैन इन द सब सॉइल लीडिंग पुअर इन्फिल्ट्रेशन एंड इंक्रीज रन ऑफ इरोजन। जो सब सॉइल है उसमें आप हार्ड पैन को चलाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप ऊपर नीचे करते हैं अपने सॉइल को, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन का रन ऑफ के चांसेस जब अगर बारिश आती है उस टाइम पे ज़्यादा हो जाते हैं सॉइल इरोजन का। हम टिलेज के बारे में अभी देखते हुए आ रहे हैं, टिलेज को हम कैसे टेम्परेचर टू टेम्परेचर मैनेज करते हैं, तो ये उसी का एक पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और समझते हैं। जैसे इसमें आता है आपके पास कॉम्पैक्टेशन क्राइसिस। कन्वेंशनल टिलेज क्रिटिक्स में आपको पास आता है सबसे पहला द कॉम्पैक्टेशन क्राइसिस। इसमें क्या होता है, डिकेड ऑफ लाइक डिकेड से आप चलता चला रहा है एक हैवी ट्रैक्टर, वो प्लो कर रहा है एग्जैक्ट सेम लेंथ पे 15 सेंटीमीटर पे करे जा रहा है, तो एक डेंस और कॉन्क्रीट प्लो पैन की तरह जो बिलो द सरफेस वो बन जाता है। क्योंकि आप कहाँ काम कर रहे हैं, लाइक सपोज करिए कि मैंने एक बार टिलेज करा, ट्रैक्टर का वेट है, हार्ड पैन का वेट है, मैं 15 सेंटीमीटर के इतने इलाके में काम कर रहा हूँ, बार बार ओवर द डिकेड्स में इसी एरिया पे पैच पे काम कर रहा हूँ। दैट मीन जो नीचे का यहाँ पे सरफेस है वो और कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। अगर वो कॉम्पैक्ट हो रहा है तो दैट मीन्स प्रॉपर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर नहीं है, वाटर लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ये है टिलेज का एक कहते हैं बहुत ही कन्वेंशनल क्रिटिक्स जो आपको देखने के लिए मिलता है। बार बार एक ही चीज को परफॉर्म करने पे ओवर द ईयर्स आप चेंजेस देखते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, बार बार किसी एक जगह पे पानी की अगर बूंद भी गिरती रहे तो पत्थर में भी जगह बन जाती है। सो दैट इज हाउ आप इस चीज को देख सकते हैं। लेट मी जस्ट वाइप इट ऑफ सो दैट आई कैन, थोड़ा सा हम क्लीन रख के चलते हैं इसको। ठीक है, नाउ ज़्यादा टिलेज आप करते हैं तो आपको पता है 15 सेंटीमीटर पे आप काम कर रहे हैं, उससे क्या होगा, सॉइल लूज होती जाएगी। वही जो मैं आपको पहले बताया, सॉइल लूज होगी, इरोजन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स होते हैं। बार बार जो मशीनरी चलती है उसकी वजह से नेचुरल ग्लू जो होता है, ग्लोमेलिन जिसे हम कहते हैं, वो जो सॉइल को एग्रीगेट करके रखता है टुगेदर और हेल्दी सॉइल को बनाता है, वो खत्म होने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, एकदम लाइफलेस डस्ट की तरह हो जाती है सॉइल। सॉइल के अंदर का जो एक मटेरियल है आपका नेचुरल ग्लो, जिसे हम ग्लोमेलिन कहते हैं, वो खत्म होना शुरू होता है। उसके बाद सॉइल अपने आप में एक होल टिल्थ, सबसे गुड टिल्थ करता है जो एक मुट्ठी में एक प्रॉपर शेप ले ले, वो नहीं बनता। ये चीजें आपको मैंने लेक्चर में पढ़ाई, तो यू हैव टू सी द लेक्चर्स फॉर दिस। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा गया उसमें, ठीक है। एंड अभी तो हमने एक मैराथन सेशन भी डाला है, आप उसमें आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये एक मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ द मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज के कौन कौन से की फीचर्स होते हैं। नाम से समझ सकते हैं, मिनिमम मतलब बहुत ही कम टिलेज यहाँ पे होने जाने वाला है, ठीक है। अब बहुत कम टिलेज होगा तो लिमिटेड सॉइल डिस्टर्बेंस भी होता है, तो मेंटेन द स्ट्रक्चर, ये सही ऑप्शन हो जाएगा।
नाम मिनिमम है तो डेलिब्रेट रिटेंशन ऑफ सॉइल रेजिड्यू भी, क्रॉप रेजिड्यू भी रखा जाएगा ऑफ द सॉइल और लाइक ऑन द सॉइल सरफेस, ये भी सही हो जाएगा। रिटेंशन करते क्योंकि आपने मिनिमम टिलेज करा, ज्यादा डिस्टर्बेंस आपने करी, दैट मींस क्रॉप का रेजिड्यू वहां पर है ही। अब थर्ड ऑप्शन आपका बोलता है इंक्रीज्ड पासेस विद द हेवी इक्विपमेंट टू इंश्योर फाइन टिल्थ। फाइन टिल्थ आपको तब मिलती है जब एक्सेसिव आपका टिलेज होता है, लेकिन यहाँ पे तो आप मिनिमम टिलेज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर बाय रिड्यूसिंग एवापोरेशन। इवेपोरेशन कम कैसे हो, क्योंकि आपने कर दिया मिनिमम टिलेज, आपने उसको ज्यादा छेड़ा-छाड़ी उसके साथ करी नहीं। जो भी आपका टॉप सॉइल है, उस पे क्रॉप के रेजिड्यूज हैं वो अभी भी हैं, दैट मीन्स अगर अभी भी सनफॉल गिर रही है तो अगर सनलाइट गिर रही है, इट्स नॉट सनफॉल, दैट्स रेनफॉल, आई एम सॉरी, अगर सनलाइट गिर रही है तो उससे क्या होगा, क्योंकि थोड़े-थोड़े क्रॉप के रेजिड्यू तो एट टाइम सनलाइट अगर ऐसे गिरेगी तो सम पार्ट कहीं न कहीं पे बचा रहेगा, इन केस जब तक सन बिल्कुल ऑन द टॉप नहीं होगा, तो इवेपोरेशन भी कम होगा, लाइक टोटल एक्सपोज्ड एरिया कम होगा एज कंपैरिजन टू कंप्लीट एक्सपोज्ड एरिया। तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हमारा आंसर यहाँ पे आता है, वन इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, दैट इज द ऑप्शन बी। नाउ इससे क्या होता है, लाइक मिनिमम टिलेज के बारे में आपने लेक्चर में होपफुली पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता सकता हूँ। इससे क्या होता है, कॉस्ट और एफिशिएंसी जो होती है वो कम होता है बाय कटिंग टिलेज, जो पास करता है आपका 2 से 4 बार में। अब जब बार बार टिलेज करते हैं उसमें ज्यादा पैसा लगता है, कम मिनिमम टिलेज, दैट मीन्स आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी आपको देखने के लिए मिलती है। वीड मैनेजमेंट आप करते हैं मिनिमम टिलेज के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो इसके पास ये जो आपका ऊपर क्रॉप रेजिड्यू है, ये मल्च की तरह भी काम करता है, तो यहाँ पे आपको इवेपोरेशन भी नहीं होता, तो आपका ज्यादा न्यूट्रिएंट लॉस भी नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीजें इसके होती है, और बायोलॉजिकल रिवाइवल भी इसके साथ होता है। बायोलॉजिकल रिवाइवल क्या होता है, जब आपने सॉइल को इन्वर्ट नहीं करा, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अलाउ होता है, सॉरी, जब आपने व्हाट यू कॉल, हम पहले कार्बन के बारे में बात करते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा आपको गलत पड़ा गया, पहले हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन के साथ क्या होता है, कार्बन आपका सॉइल के अंदर होता है, अगर हमने यहाँ पे इन्वर्ट नहीं करा सॉइल को, तो जो ऑर्गेनिक मैटर अंदर है, यू नो, जैसे स्टेबल हम लाइक ह्यूमस हुआ, इसका क्या होता है, ये स्लोली डिकम्पोज करता है, धीमे धीमे सरफेस में अपना पूरे न्यूट्रिएंट्स को छोड़ता है, तो पुलिंग कार्बन आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। फिर आप देखते हैं बायोलॉजिकल रिवाइवल भी इसके अंदर। बायोलॉजिकल रिवाइवल क्या होता है, विदाउट कॉन्स्टेंट लाइक मैकेनिकल स्लाइसिंग, जो अर्थवॉर्म है और जो आपके बेनिफिशियल फंगाइस वगैरह होते हैं, फंगी होते हैं, वो रैपिडली रिपॉपुलेट करते हैं सॉइल प्रोफाइल के अंदर। इससे क्या होता है, वो नेचुरली इंप्रूव करते हैं एरिएशन को और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। ये भी चीजें आपको मिनिमम टिलेज के साथ देखने के लिए मिलती हैं। मैंने बीच में एक टर्म थोड़ा सा बस गलत पढ़ाया था, बट आई हैव करेक्टेड दैट, ओके। सो यही आपका मिनिमम टिलेज के बारे में था। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे फोर्थ मॉड्यूल के ऊपर, लाइक 3 मॉड्यूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज 31 to 40। वी आर गोइंग टू सी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एंड द वीट मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप्स प्लांट्स, या आपका एग्रीकल्चर फील्ड का, व्हाट इज जीरो टिलेज या नो टिलेज, एंड हाउ आर वीट टिपिकली मैनेज इन दिस सिस्टम। जीरो टिलेज क्या होता है और इसके अंदर वीड्स को कैसे मैनेज करा जाता है। पहले हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स टिलिंग ऑफ द सॉइल, जहां पे आपने देखा टिलिंग ऑफ द सॉइल हो रहा है और यहाँ पे लिखा है जीरो टिलेज और नो टिलेज, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी पूरा पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स टिलिंग ऑफ द सॉइल टू द डेप्थ ऑफ 0 सेंटीमीटर यूजिंग हैंड पुलिंग फॉर ऑल द वीड्स। अगर पूरे वीड्स के लिए अगर आप हाथ से काम करना चाहते हैं, दैट मीन्स कितनी लेबर लगेगी एंड कितना ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं बनता है। फिर हम देखते हैं, इट इज अ प्रैक्टिस of only growing crops that are naturally taller than the weeds, so they are unaffected। ऐसा नहीं होता, वीड्स को न्यूट्रिएंट लेने हैं वो तब भी न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, टॉलर ट्रीज से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। फिर आपके पास फोर्थ ऑप्शन आता है, इट इज सिस्टम वेयर नो क्रॉप इज ग्रोन फॉर 10 ईयर टू इंश्योर ऑल वीड सीड डाइज। कोई क्रॉप नहीं उगाएंगे, 10 साल तक छोड़ देंगे, वहां पे वीड अपने आप मर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप क्रॉप ही नहीं उगाओगे और कुछ भी नहीं करोगे तो फिर आपकी कमाई कहाँ से होगी, दैट इज द रॉन्ग आंसर। Now, next option, it is the use of high heat steam to kill all vegetation before planting। तो ये भी नहीं होता, आप ऐसे पूरे में आप हीट स्टीम नहीं छोड़ते हैं कि कहते हैं पहले हम सबको मार देंगे उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या है, इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज वेयर प्राइमरी टिलेज इज अवॉइडेड
प्राइमरी टिलेज यहाँ पे नहीं कराता, यहाँ पे वीट को कंट्रोल करते हैं हम विद द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड से हम वीड्स को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। जीरो टिलेज में आपका प्राइमरी टिलेज में कौन कौन चीजें नहीं, मोलबोर्ड फ्लो नहीं आया, कल्टीवेटर नहीं आया, हरो नहीं आया, इन चीजों का बिल्कुल काम नहीं होता। द ओनली सॉइल डिस्टर्बेंस इज अ नैरो स्लिट जो कट करी जाती है ग्राउंड के अंदर टू प्लेस द सीड ऑफ फर्टिलाइजर। नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है। हम इसको पहले समझाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, मतलब नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे आपका ये मान के चलिए आपका फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही नैरो स्लिट काटी जाएगी, इसी स्लिट के अंदर आपके सीड्स भी डाले जाएंगे और इसी में आपका फर्टिलाइजर भी डाला जाएगा। जीरो टिलेज इस चीज को कहते हैं, ज्यादा आप सॉइल में डिस्टर्बेंस नहीं देखते, ठीक है। जीरो टिलेज अवॉइड ऑल द प्राइमरी मैकेनिकल टिलेज बिकॉज द सॉइल इज नॉट टर्न्ड to destroy the existing weed. The system relies on chemical herbicides, ग्लिफोस्फेट एंड पैराक्वेट। ये इसमें ना आपको बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स मिलेंगे, साइंटिफिक नेम्स मिलेंगे प्लांट्स वगैरह के, वो ना आपको याद रखने होंगे। दैट इज समथिंग जो मुझे भी दिक्कत देते हैं, वो आपको भी कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर आप इन चीज़ों को ना याद करके अच्छे से रखें। फॉर नेक्स्ट हम इसी पे चलते हैं। फॉर प्लांटिंग वीड कंट्रोल, दिस हैज लेड टू दिस हैज लेड टू अ टर्म ऑफ केमिकल टिलेज। इसको हम केमिकल टिलेज भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप केमिकल रिलायंस देखते हैं। अब यहाँ पे स्टबल का चैलेंज होता है। स्टबल क्या होता है, अगर सोइंग करना है आपको डायरेक्टली इन द फील्ड जहाँ पे प्रीवियस क्रॉप के स्टॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मैकेनिकली वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्पेशल मशीनरी आपको चाहिए। लाइक अगर आपको एक ही स्लिट कट करना है, दैट मीन्स आपको एक स्पेशल तरीके की आपको मशीनरी चाहिए होगी जो आपके नॉर्मल से अलग है, ताकि इन चीज़ों को कर पाए। तो थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव भी है। अब यहीं पे आपके पास आता है हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर हमने नोट्स में पढ़ा है, एंड आई गेस अगर मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, आपको एक शॉर्ट्स में भी मिलेगा ये। तो हैप्पी सीडर का काम क्या होता है, ये एक पोस्टर चाइल्ड है आपका जीरो टिलेज का। इसका काम क्या होता है, ये जब ये चलता है, नॉर्मली हम मान के चलते हैं, हम इसे पंजाब रीजन में ही देखते हैं, तो पंजाब के ही फार्मर्स इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, राइस आपका उगा हुआ होता है, तो अभी जब राइस की कहते हैं फसल को काटने जाता है, तो उस टाइम पे ये राइस के स्टबल्स को छोड़ देता है। ये मतलब राइस आपका कट चुका है, राइस का स्टबल्स जो खड़ा हुआ है, ये जो स्टबल्स हैं उसको काटता है, वहीं पे सो करता है वीट के सीड्स को बेयर सॉइल के अंदर और डिपॉजिट कर देता है चॉप्ड स्ट्रॉक को वापस उसी सोन एरिया के अंदर। ये सपोज करिए आपका फील्ड है, इसको पहले हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि हम पूरा बना पाए। तो ये आपका फील्ड है, आपने राइस की कटिंग कर ली, अब राइस का स्टबल यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब हैप्पी सीडर आएगा, हैप्पी सीडर का काम है कि इसको काटेगा, यहीं पे वीट के सीड को डालेगा और इसी को जो प्रोसेस है, इसी को चर्न करके इसी के अंदर डाल देगा साथ में। इसके साथ क्या होगा, जो आपका स्टबल था, स्टबल भी अंदर ही मिक्स हो गया, कंपोस्ट की तरह काम करेगा, फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा, एंड आपका सीड पे करेगा। तो एक ही बार के मूवमेंट में वो ये सारे काम करता हुआ जाता है हैप्पी सीडर। आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, आप लेक्चर में पढ़ सकते हैं, लेक्चर आपको ना पढ़े तो आप इसको खुद भी गूगल करके एक बार देख सकते हैं। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो मशीनरी को देखना, इंस्ट्रूमेंट को देखना, टूल को देखना, कौन सी चीज़ कैसे यूज़ हो रही है, उसको देख के भी आप बहुत बार समझते हैं। तो विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट थिंग हाउ यू कैन रीड एग्रीकल्चर, यू कैन लर्न एग्रीकल्चर, एंड आप अच्छे से उससे परफॉर्म कर पाएंगे। विजुअलाइज करिए तब इसे पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब जीरो टिलेज, अब जैसे कि अब मैंने आपको बताया हैप्पी सीडर चलता हुआ गया, अब आपने देखा कि हैप्पी सीडर एक बार में ही पूरा काम करता हो गया। अब दैट मीन्स क्या हुआ, ये टाइम सेविंग हुआ। टिलेज ट्रेडिशनली 2 से 3 हफ्ते लेता है बिटवीन पैडी से आपके, जो आपके कहते हैं, आप व्हाट आप पैडी से आप जब उसमें आते हैं आपके वीट के सीजन के अंदर। लेकिन वहां पे हैप्पी सीडर एक बार में ये पूरा काम करता हुआ चला गया। दैट मीन्स उसने टाइम कम लिया, टाइम सेविंग है। और जो काइंड ऑफ आपका नॉर्दर्न स्टेट्स होती हैं वहाँ पे हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वीट को अगर आप थोड़ा सा अर्ली ग्रो करते हैं तो आप उसको जिस टाइम पे हीट बढ़ने वाली होती है उस टाइम पे आप प्लांट आपका थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, तो उस चीज़ को झेल पाता है। ऐसा भी आप देख सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब ये काइंड ऑफ चीज़ें हैं जो आपके बुक्स में आपको देखने के लिए मिलती है, पढ़ने के लिए, ठीक है। सो इट वॉज जस्ट अ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको आपके लिए। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीरो टिलेज, व्हाट इज सॉर्ट प्लांटिंग?
अब सॉर्ट प्लांटिंग क्या होता है? स्लॉट प्लांटिंग इज लाइक बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब एग्जाम मतलब जो ऑप्शन एमसीक्यू क्रिएट हुआ है उसमें आपको पता चल जाएगा देखने से। प्लांट करता है सीड को डायरेक्टली इनटू अ सॉड। सॉड क्या होता है? सॉइल दैट इज हेल्ड टुगेदर बाय ग्रास या लेग्यूम रूट्स विदाउट एनी टिलेज। मैं इसको थोड़ा और आपको बेटर एक्सप्लेन करता हूँ। सॉड एक डेंस होता है, इज अ लाइक डेंस स्टैब्लिश लेयर जहाँ पे ग्रास और लेग्यूम्स होते हैं, जहाँ पे रूट्स कंप्लीटली बाउंड होती है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। लाइक जैसे एक लॉन आप देखते हैं ना, जैसे आप समझ के देखिए क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट के ग्राउंड में पूरे में आपको घास दिखती है, लाइक बिल्कुल इवन घास होती है, तो उसको समझ के देखिए आप सॉर्ड की तरह, ठीक है, दैट इज सॉर्ड। अब यहाँ पे प्लांट आपको लगाना है तो उसमें क्या मैकेनिज्म चलेगा? स्पेशलाइज्ड हैवी ड्यूटी आपके सीड ड्रिल्स होते हैं जो फिजिकली पंच करते हैं सॉइल में, पूरे में आपके यहाँ पे सॉर्ड उगा हुआ है, पूरा एरिया कवर्ड है। अब स्पेशलाइज्ड टूल का काम क्या होगा? उनका काम ये होगा कि वो सीधा सीधा या तो ड्रिल करें सीड को या स्लाइस करके उसमें अंदर डाल दें, ठीक है। एंड इस थ्रू जो लिविंग रूट आपकी जो काइंड ऑफ लिविंग मैट की तरह ही मानिए, क्योंकि ये जिंदा पेड़ हैं, तो दे आर लाइक अ लिविंग रूट मैट, और डिपॉजिट करते हैं सीड को उन सॉइल के बीनीथ, इसके एरिया से नीचे आपको उगाया जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है? इसके साथ यहाँ पे होता है लिविंग मल्च। अब क्योंकि ये काम कैसे करेगा? ये काम करेगा मल्च की तरह। नाउ एग्जिस्टिंग सॉर्ट यहाँ पे हटाया नहीं जाता, लिविंग मल्च की तरह काम करता है। इट मे बी केमिकली सप्रेस्ड, बहुत ही लो डोज ऑफ हर्बिसाइड्स आप देते हैं सो दैट इट डजंट ऑन कॉम्पीट विद द न्यू क्रॉप एंड इट ऑल्सो रिमेन्स अलाइव। आप इसमें थोड़ा बहुत काइंड ऑफ हर्बिसाइड डाल दें ताकि वो ज्यादा ग्रो ना करे, नेचुरली पूरे में सेफ भी रहे, आपका न्यू क्रॉप उगता रहे, उससे कोई दिक्कत ना दे, लिविंग काइंड ऑफ जिंदा भी रहता है और कुछ दिक्कत भी नहीं रहता। इस तरीके से इसे रखा जाता है, ठीक है। इससे मेन चीज मतलब अगर आप सोच रहे हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये काम में आता है आपके सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। अब आपने देखा यहाँ पे पूरे में अगर ऐसे पूरे कवर्ड है, सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत कम है, इसे हम इरोजन प्रूफिंग कहते हैं। जो सॉर्ट रूट सिस्टम है वो वाटर और विंड इरोजन से आपको बचा के रखता है एब्सोल्यूट। हम इसे जीरो मान सकते हैं, या फिर ये आपको देखने के लिए और आपको देखने के लिए मिलेगा स्टीप टेरेन्स पे, जो स्टीप टेरेन्स होते हैं वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसकी लेग्यूम्स एनर्जी क्या होती है? लाइक ये लेग्यूम्स के साथ ही क्यों होता है? जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है लेग्यूम्स के साथ होते हैं। लेग्यूम्स क्यों? लेग्यूम्स होते हैं लाइक ऑफन जो सॉर्ड होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम्स को, जिनको हम क्लोवर्स जिसमें आपका एग्जाम्पल क्लोवर्स भी आता है। ये नेचुरली रूट होते हैं, नेचुरली डाई होते हैं, ये रिग्रो होते रहते हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन ये अपने आप करते रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो ऑर्किड्स आपने देखे होंगे। ऑर्किड्स आपके जैसे कि स्टीप एप्पल के ऑर्किड्स होते हैं, जहाँ पे आपका एप्पल उगाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, वहाँ पे सॉर्ट कल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर वहाँ पे रिंग्स तरह डाला जाता है, लैंडस्लाइड भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज लाइक आपको एप्पल के जो बाग होते हैं वो होते हैं, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the disadvantage of minimum tillage related to nutrients availability? अब इसके अंदर क्या होगा मिनिमम टिलेज में? सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। इट मेक्स सॉइल सो रिच दैट प्लांट्स बिकेम टॉक्सिक, ये नहीं हो सकता। इट कॉजेज ऑल न्यूट्रिएंट टू लीच इनटू द डीप ग्राउंड वाटर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। न्यूट्रिएंट्स कभी लीच आउट नहीं होते ग्राउंड वाटर के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाएं। सॉइल के अंदर अपने भी ग्लूज होते हैं जिसकी वजह से हर एक चीज को पर्कुलेशन और पर्कुलेशन को भी रोकता है, साथ में आपके पोर्स मैक्रो माइक्रो पोर्स भी क्रिएट करता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, इट प्रिवेंट द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये भी बिल्कुल गलत चीज है। फर्टिलाइजर्स आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक करें, नॉन ऑर्गेनिक करें, केमिकल करें, इट डिपेंड्स कि फार्मर के पास क्या है, ठीक है। नाउ इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एवरी सिंगल डे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होता कि कहीं पर आपको न्यूट्रिएंट्स की रोज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये भी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस? द डिकम्पोजिशन ऑफ surface residue may temporarily tie up nitrogen, making it less available for the young crop.
अब इसका क्या मतलब होता है, कार्बन टू नाइट्रोजन क्या होता है, CN रेशियो। आपका जो लेफ्ट ओवर क्रॉप होता है, लेफ्ट ओवर क्रॉप रेजिड्यू, उनका काम क्या होता है, स्पेशली व्हीट या राइस के स्टॉक को हम देखते हैं, ये इनक्रेडिबली हाई इन कार्बन होते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम पहले चलते हैं। सो आप देखते हैं नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन क्या होता है, जो भी आपका कहते हैं लेफ्ट ओवर क्रॉप होती है, हम देखते हैं आपका इसमें एग्जाम्पल लेते हैं व्हीट और राइस का। इसके जो राइस स्टॉक होते हैं वो होते हैं हाई इन कार्बन, लो इन नाइट्रोजन। तो इससे क्या होगा, जो न्यू क्रॉप को नाइट्रोजन चाहिए वो नहीं मिल सकता। अब इसके बाद माइक्रोबियल फेस्ट भी होता है। माइक्रोबियल फेस्ट क्या होता है, ड्यू टू हाई कार्बन रेजिड्यू इज लेफ्ट इन द सरफेस इन मिनिमम टिलेज। तो वहां पे सॉइल और मैक्रो जो सॉइल मैक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स, वो बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और ईट करते हैं और डिकम्पोज करते हैं उसे। डिकम्पोज करेंगे क्या होगा, आपका नाइट्रोजन ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। नाइट्रोजन आपकी कहते हैं उगनी, कहते हैं मतलब सॉरी, कार्बन आपका एमिशन शुरू हो जाएगा एंड नाइट्रोजन प्लांट को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ टेम्पररी स्टारवेशन होता है। लाइक जो भी माइक्रोब्स हैं जल्दी जल्दी हर चीज खा रहे हैं, तो न्यूमरस जो न्यू क्रॉप्स आप उगाने जा रहे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है। और आपको इसके ना विजिबल सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपके पास नाइट्रोजन की कमी है तो आपके जो पेड़ हैं वो पेल कलर में या फिर येलो शेड में जाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको बताते हैं कि इसको जो हम फिक्स करने का तरीका, वही हम अब यूज करते हैं, बेसल फिक्स करते हैं। बेसल डोज होता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, वो डाला जाता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, now we'll move on to our next question, that is stubble mulch farming is a conservation practice, identify its characteristics। तो फिर हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। लीविंग द स्टबल मल्च क्या होता है, जब आपने राइस और व्हीट के बीच का आपका जब चल रहा था तो उस टाइम पे आपने स्टबल छोड़ दिए हैं राइस के, आपको व्हीट उगाना है अगले में। तो एक विजुअलाइजेशन के साथ अब हम इसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, पहला वाला, लिविंग क्रॉप रेजिड्यू ऑन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्ट, ये सही है क्योंकि अगली हार्वेस्ट के लिए हम इसी स्टबल को यूज करेंगे। ठीक है, नाउ यूजिंग मिनिमल सब सर्फेस स्वीप टिलेज। सब सरफेस स्वीप टिलेज को हम बहुत मिनिमम यूज इसलिए करें क्योंकि हमें इसको स्वीप आउट नहीं करना है, हमें इसी को मल्च करके इसी के अंदर हमारे नेक्स्ट क्रॉप के साथ डालना है। दैट मीन्स ये बिल्कुल सही होगा। रेजिड्यू एक्ट एज अ कवर, एक्ट एज अ फिजिकल मल्च टू रिड्यूस इवेपोरेशन। मैंने आपको बताया था, सन है, सन की सनलाइट आ रही है, मल्च थोड़ा सा है, इतना एरिया बचा, फिर इसके बाद सन भले ही ऊपर आ गया, दैट वुड बी लाइक कुछ टाइम के लिए, फिर उसका सन इधर चला जाएगा, इतना एरिया फिर यहाँ से बचा। दैट मीन्स कि इवेपोरेशन कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जीरो नहीं होगा बट रिड्यूस होगा। तो ये भी एक सही ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ वन, इट इज एप्लीकेबल टू द राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम ओनली। नहीं, ये राइस और व्हीट दोनों के साथ चलता है क्योंकि ये अभी तो राइस का मल्च खड़ा हुआ है, नेक्स्ट क्रॉप तो हमारी व्हीट की है ना। तो जब हम व्हीट के लिए उगाने आएंगे तब हम इसको प्रोसेस करेंगे, फिर जब अगली बार पे हम व्हीट को छोड़ देंगे, जब राइस की बारी आएगी तब इसको कर देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसका बेस्ट एग्जांपल दे पाऊँ तो दैट वुड बी लाइक, अगर हम ड्राई लैंड में देखते हैं, ड्राई लैंड में जो एरिड रीजन है वहां पे राजस्थान हम वो देखते हैं, वहां पे बाजरा, बाजरा की स्टबल को छोड़ दिया जाता है हार्श आपके समर में, जहाँ पे क्रिटिकल होता है कि सैंडी सॉइल ड्यून्स के फॉर्म में बनी रहे, उड़ के ना चली जाए। ठीक है, और यही मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, ड्राई लैंड में हम देखते हैं, हम इसको ड्राई लैंड में सबसे बेस्ट, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल पंजाब का दे दिया है, ड्राई लैंड का मैंने आपको दे दिया। सो विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। या भी यहाँ पे वही लिखा है, स्टबल मल्च फार्मिंग इज अ ड्राई लैंड कंजर्वेशन मेथड दैट यूजेस द सबसर्फेस स्वीप like blades cultivated to slice the burrow below the soil line. This keep the crop residue anchored on the surface. 1 and 2, it is the physical shield acting as a soil erosion and water evaporation. Okay. Now we'll move on to our next question, that is, how does conservation tillage specifically help in climate change mitigation? अब ये हमें देखना है कंजर्वेशन टिलेज और क्लाइमेट चेंज एक साथ कैसे होता है, लाइक कैसे एक मिटिगेशन इसको करते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन, लाइक द राइट ऑप्शन आपका होगा बी, बट हम एलिमिनेट करते हैं गलत ऑप्शंस को भी। ठीक है, बाय रिफ्लेक्टिंग मोर सनलाइट टू स्पेस टू कूल द प्लैनेट, ये चीजें टिलेज के साथ नहीं होती हैं। सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना इज नॉट ऑन द पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है,
बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ एनी वाटर दस सेविंग द ओशन, ये भी नहीं है, पानी की जरूरत तब भी होती है। बाय रिक्वायरिंग ओनली द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स ओनली, ये भी गलत ऑप्शन है। बाय ग्रोइंग द क्रॉप दैट एब्जॉर्ब मीथेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये भी एक गलत ऑप्शन है। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? बाय प्रमोटिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन थ्रू द रिटेंशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू इन द सॉइल सरफेस। अब एग्रीकल्चर एक डुअल रोल प्ले करता है। डुअल रोल क्या होता है एग्रीकल्चर का? एग्रीकल्चर बोथ आपका कंट्रीब्यूटर होता है टू कंट्रीब्यूटर होता है टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू एमिशंस। थ्रू एमिशंस कैसे? आप मशीनरीज का यूज कर रहे हो, वो डीजल पे चल रही है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आपका एमिशंस हो रहे हैं। एंड अ मैसिव पोटेंशियल सिंक फ्रॉम रिमूविंग कार्बन इन द एयर। तो कंजर्वेशन टिलेज आपका फोकस करता है लेटर पे, ठीक है। कंजर्वेशन टिलेज आपने बहुत ही कम टिलेज का इस्तेमाल करा है, इससे क्या हुआ है, आपने हैवी मशीनरीज यूज नहीं करी, तो आप यहाँ पे ज्यादा डीजल का यूज नहीं कर सकते, ज्यादा आपके एमिशंस नहीं हो रहे। फिर आप देखते हैं कार्बन बैंक। व्हाट इज कार्बन बैंक? प्लांट पुल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। आप देखते हैं ना, इट्स नॉट लाइक कि सारे मतलब जितने भी आपके प्लांट्स हैं कार्बन का इनटेक करते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं, ये आपको जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, वही जो प्लांट आपने उगाए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को पुल करेंगे वाया फोटोसिंथेसिस, वो सॉलिड कार्बन को लेंगे, उसके बाद अपने पास रिटर्न करके आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे। तो यहीं पे इनका एग्रीकल्चर एक डुअल रोल भी प्ले करता है, ठीक है। स्टॉप करता है ऑक्सीडेशन को भी, जैसे कि मोल बोर्ड जो होता है फ्लिप करता है सॉइल को, वो एक्सपोज कर देता है आपके ऑर्गेनिक मैटर को, जिसमें मैसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। माइक्रोब इसे रैपिडली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, वेंट कर सकते हैं वापस स्काई में इन CO2, वो भी चीज़ें नहीं हमें करनी चाहिए। लाइक यहाँ पे है जो मैंने आपको समझाया था, मिनिमाइजिंग द सॉइल डिस्टर्बेंस, लिमिट द सॉइल कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग द ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो नहीं होता, ये कार्बन को स्टोर रखता है सॉइल के अंदर, रिलीज नहीं करता आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। फिर आप मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड को भी देखते हैं। लाइक द बेटर सॉइल स्ट्रक्चर, जितना बेटर आपका सॉइल स्ट्रक्चर होता है उतनी ही लेस आपको वाटर लॉगिंग देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आपका इन्फिल्ट्रेशन इंप्रूव हो गया है। रिड्यूस करता है एनारोबिक लाइक कंडीशंस को। एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, जो सॉइल होता है वो मीथेन और नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड को रिमूव कलेक्ट अपने साथ रिलीज करती है, एंड उससे जो गैस होती है फार पोटेंट आपकी CO2 उसको नहीं होने देती है। तो बहुत सारी चीजें हैं इंटरकनेक्टेड जो चीजें इन चीजों को बचाती हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे कि ये सारी चीजें ना एक साथ, मतलब एक प्रोसेस पूरा होता है, उस प्रोसेस के साथ आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। आप इसे पढ़ सकते हैं नोट्स में, ठीक है। नाउ व्हाट इज स्ट्रिप टिलेज एंड हाउ डज इट बैलेंस कन्वेंशनल एंड नो टिल सिस्टम्स? स्ट्रिप टिलेज क्या होता है? नाम से आप समझ सकते हैं स्ट्रिप। मैं करेक्ट ऑप्शन आपको उसका बताता हूँ। इट टिल्स ओनली अ नैरो स्ट्रिप where seeds are planted, leaving the rest of the soil surface undisturbed। जहां पे आपको काम है, लाइक पूरा मेरा सीड बेड ऐसे है, मुझे इतने एरिया में अपने क्रॉप्स को लगाना है। सपोज करिए इतना स्पेस जरूरत है, तो मैं इतने ही स्पेस पे टिलेज करूंगा, बाकी लैंड को मैं ऐसे का ऐसे ही छोड़ दूंगा। आई विल नॉट यूज दैट। स्ट्रिप टिलेज मैरीज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। एक परफेक्ट फ्लफी सीड बेड आपको चाहिए होता है, ऑफ कन्वेंशनल टिलेज वो आपको मिलता है, एंड सॉइल प्रोटेक्टिंग रेजिड्यू कवर द कवर द जीरो टिलेज। जहाँ पे काम करा वहाँ टिलेज भी होगा, जहाँ पे काम नहीं करा वहाँ जीरो टिलेज भी होगा। इसमें जोनल कॉन्सेप्ट आते हैं। जोनल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? जो फील्ड होता है डिवाइड कर दिया जाता है आपके दो डिस्टिंक्ट जोन के अंदर। एक होता है माइक्रो जोन, जहाँ पे आपका सीड जोन होता है, जहाँ पे आप मैकेनिकल टिलेज करते हैं, क्लीन करते हैं ट्रैशेस को। फिर आपका आता है मैनेजमेंट जोन। मैनेजमेंट जोन कौन सा होता है? वो अनडिस्टर्ब्ड एरिया, जहाँ पे जो रोज के बीच में है, दो रोज के बीच में जो भी स्पेस आएगा ये मैनेजमेंट इलाका हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्ट्रिप का डायमेंशन क्या होता है? इसके कुछ डायमेंशंस भी होते हैं। लाइक पहले हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, हमने यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर रखा है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपके पास डायमेंशंस होते हैं। टिल्ट स्ट्रिप जो होती हैं वो बेसिकली 25 से लेके 20, हम 20 नहीं, हम सॉरी 15 से लेके ये 25 तक जाती हैं, ठीक है।
यहाँ पे 20 लिखा है बट इट गोज टिल 25, 25 अब हो चुका है। इफ द क्रॉप रोज आर स्पेस्ड 75 सेंटीमीटर अपार्ट, तो ओवर 60% ऑफ द फील्ड जो होता है, अगर 20 से 25 सेंटीमीटर की हमने विड्थ दी है और 75 सेंटीमीटर्स ये दोनों अपार्ट हैं, 75 सेंटीमीटर्स अपार्ट, तो एक हम कैलकुलेशन करते हैं कि अराउंड 60% ऑफ द जो फील्ड है वो आपका अनकल्टिवेटेड है, लाइक उस पर आपने बिल्कुल भी प्लो नहीं चलाया है, 40% पे प्लो काम ने करा है, 60% इज लाइक लेफ्ट अलोन, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे डीप बैंडिंग होती है। जो स्ट्रिप टिल मशीन होती है ऑफर उसमें डीप शैंक्स होते हैं। शैंक आपका टूल होता है, वो यूज करने काम में आता है, जो आपको डीप शैंक्स आपको स्पेसेस बनाते हैं, उसके लिए वहां पे चैटर या हार्ड पेन डायरेक्टली सीड रो के अंदर काम करता है एक बैंड की तरह। और जो रूट्स हैं उसमें पूरे में आपका, जैसे कि इतने सरफेस पे वो बैंड की तरह काम करता हुआ आ रहा है, जो भी यहाँ पे आपका उसने कहते हैं टिल्टिंग करी है या भी जो भी चीज उसने हटाई है वो वहां पे आ जाएगी, ठीक है। हैवी मल्चिंग इतने इलाके में होती है, बाकी आप नॉर्मल चीजें इसमें देखते हैं। अगर एक आपको बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँ तो इसमें आएगा कॉटन और मेज कैसे उगाया जाता है। लाइक स्ट्रिप टिलेज आपको देखने के लिए मिलता है हाई यील्ड बेल्ट्स में, जो आपके आंध्र प्रदेश में होती हैं, और आपके बीटी कॉटन फील्ड्स में देखी जाती हैं। बीटी कॉटन फील्ड्स आपके गुजरात के अंदर है, जहाँ पे प्रिसीजन फर्टिलाइजर प्लेसमेंट करा जाता है। मॉइस्चर कंजर्वेशन भी वहाँ पे उन इलाकों में क्रिटिकल होता है, तो इसलिए हम वहाँ पे इनको देखते हैं, ठीक है। Moving on to our next question, in the comparison of conventional and conservation tillage system, which system has the higher footprint? Higher footprint किसका है? कंजर्वेशन का, लाइक कन्वेंशनल का, या कंजर्वेशन टिलेज का? सो दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि सबसे ज्यादा लाइक फुटप्रिंट और नेचुरल रिसोर्सेज किसका होगा? दैट वुड बी कन्वेंशनल टिलेज, ड्यू टू हायर इंटेंसिटी एंड chemical based nutrient management. हायर फुटप्रिंट, सॉरी मैं आपको हायर फुटप्रिंट का मतलब समझाना भूल गया। हायर फुटप्रिंट इज लाइक फुटप्रिंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, किसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा डिप्लीट कर रहे हैं, कन्वेंशनल टिलेज या फिर कंजर्वेशनल टिलेज, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा बेटर समझ पाएंगे, क्योंकि कंजर्वेशन टिलेज में आपने ढेर सारी, आपने प्राइमरी टिलेज भी करा, सेकेंडरी भी करा, फिर आपने सॉइल का एरिएशन करने भी करा, फिर आपने ढेर सारे मशीनरी प्रोसेस यूज कर, दैट मीन्स आपने बहुत ज्यादा डीजल यूज कर। डीजल क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। सो दैट इज वाई conventional tillage due to higher intensity and chemical based nutrient management. एक बार हम इसे पढ़ते हैं। Conventional tillage has a higher environmental footprint. It requires multiple fuel intensive tractor passes and depleted the organic matter, making the soil more vulnerable to water and wind erosion and increasing the need of synthetic fertilizer input. Conventional tillage massive physical force है, heavy steel compacted मशीनरीज आप यूज करते हैं, लीटर्स ऑफ डीजल आपका यूज होता है, टॉप सॉइल आपकी बिल्कुल खराब हो जाती है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। मैंने आपको पुराना एग्जांपल बताया था, बार बार आप प्राइमरी टिलेज कर रहे हैं, 15 सेंटीमीटर में पर्कुलेशन ऑफ आपका सॉइल नहीं होगा, ठीक है। अब जब आपका इरोजन का चांस है, तो अपने फर्टिलाइजर वगैरह जो भी चीज डाले हैं, बाई चांस लाइक सॉइल या वाटर इरोजन हुआ तो फर्टिलाइजर्स भी गए, ठीक है। तो ये चीजें कन्वेंशनल टिलेज को ऑन द हायर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट पे रखती है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज which of the following statement is about puddling in rice cultivation is correct? कौन सा स्टेटमेंट पडलिंग ऑफ राइस के लिए यहाँ पे करेक्ट आता है? पडलिंग ऑफ राइस आपको याद रखना है, पडलिंग ऑफ राइस होता है एक आपने सीड बेड पूरा बनाया है, मतलब वाटर बेड आपने बनाया है, जहाँ पे आपने हैवी टिलेज करा है, ताकि ये पूरा का पूरा पर्कोलेशन आप यहाँ पे रोक पाए, ताकि इस इलाके में पानी भरा रहे। फिर यहाँ पे लाके आप सैपलिंग्स को लगाते हैं, दैट इज हाउ राइस की प्लांटेशन होता है। इन वेरी वेरी शॉर्ट आई एम टेलिंग दिस, अगली बार मतलब इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, आपको नोट्स लिखने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं, अब हम विजुअलाइज करते हैं, अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस को। सबसे पहला, इट क्रिएट्स एनारोबिक लो ऑक्सीजन कंडीशन, जो सूट करता है राइस को। हाँ, ये करता है, क्योंकि राइस एक बहुत ही यूनिक सेमी एक्वाटिक प्लांट है जो थ्राइव करता है लो ऑक्सीजन में। पडलिंग डेलिबरेटली डेलिबरेटली चर्न करता है और फ्लड करता है सॉइल को, और जो भी आपकी ऑक्सीजन है उसको ट्रैप कर देता है, तो ये एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ वाटर इनफिल्ट्रेशन। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया, आपने क्योंकि हार्ड पडलिंग करी थी ताकि पानी इसके अंदर रहे,
पर्कोलेशन को आपने रोका, तो दैट मीन्स इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। थर्ड वन, इट हेल्प्स इन सप्रेसिंग वीट दैट आर नॉट वाटर अडेप्टेड। अब वही बात है, जब पूरे में पानी भरा है, लाइक जब पानी भरा हुआ है जिसको स्विमिंग नहीं आती, दैट विल नॉट जंप इनटू द वाटर। तो यही वीट के लिए, जो वीट पानी में अडेप्ट नहीं कर सकते वो उस पानी में नहीं जाएंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। थर्ड वाला, कॉन्टिन्यूस पडलिंग कैन लीड टू सबसॉइल फ्लो पैन फॉर्मेशन। फ्लो पैन फॉर्मेशन, हाँ, ये क्रिएट हो जाती है, एक इन्फिल्ट्रेशन ब्लॉकेट बनाया था जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट शिफ्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। So what would be the correct option? Correct option would be 1, 3 and 4. That is 1, 3 and 4. That is option C. Option C यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आपके लिए क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट शिफ्ट क्या क्या होता है इसके अंदर, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो हमने ये लाइक अपने लेक्चर्स में पढ़ाया है, बट यस, क्योंकि आपने फ्लड करा है, पडल करा है पूरे एनवायरनमेंट को, ये ट्रिगर करता है केमिकल रिडक्शन का। यहाँ पे वाइटल न्यूट्रिएंट्स आपके पास जैसे आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, फास्फोरस हुआ, इनको आपको हाईली अवेलेबल कराना होता है राइस फ्रूट के लिए। और स्लॉपी मड आप बनाते हैं, उससे क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन आप करते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट इन वाटर मैनेजमेंट? एग्रोनॉमिस्ट का काम क्या होता है वाटर मैनेजमेंट में? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग लार्ज स्केल डैम्स ऑन मेजर रिवर? नहीं, ये एग्रोनॉमिस्ट का काम नहीं है, इट्स अ काम जिस भी फील्ड का होगा, बट ये एग्रोनॉमिक्स का नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू गो दैट डीप, कहाँ का काम है कहाँ का नहीं। दे ट्रीट रिवर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सी वाटर टू सी दैट इट कैन बी यूज फॉर वीट। सी वाटर कभी भी वीट के लिए यूज नहीं होता। सी वाटर प्लांटिंग इज लाइक डिफरेंट, जो आपको यहाँ पे चाहिए होती है वो प्लांटिंग के लिए वाटर डिफरेंट होता है। ठीक है, ये फोकस करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अर्बन एरियाज, नहीं, ये नगर पालिका सिस्टम नहीं है कि देखे कि पानी, साफ पानी कहाँ चाहिए। एग्रोनॉमिक्स का ये काम भी नहीं होता कि मैनेज करे वाटर कहाँ से आ रहा है, अंडर कि जो बोरवेल से आ रहा है उसी से काम करे, वो नहीं, वो रेन वाटर भी देखता है, वो रिवर भी देखता है, वो सब देखता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी, दे सेलेक्ट एफिशिएंट इरिगेशन मेथड एंड शेड्यूल इरिगेशन बेस्ड ऑन द क्रॉप नीड वेदर टू कंजर्व द वाटर। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका, एग्रोनॉमिक्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है। एग्रोनॉमिक्स का काम होता है कि क्रॉप को वाटर मिले, अगर वाटर स्कार्स आपका एरिया है तो वहां पे उन क्रॉप्स को लगाए जिनको पानी कम की जरूरत होती है। क्रिटिकल ग्रोथ जो आपकी सीजन टाइम होता है उसके हिसाब से भी वो काम करता है। इरिगेशन मेथड डिफरेंट यूज होते हैं, सबके लिए अलग अलग डिफरेंट मेथड्स होते हैं। लाइक विद अ सिंगल केन आप हर बच्चे को नहीं हाँक सकते, डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स यू हैव डिफरेंट केन, दैट्स हाउ यू डू थिंग्स ओवर इन द एग्रीकल्चर। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट टाइप ऑफ आपके क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा वही है, वाटर मैनेजमेंट इज इन एग्रोनॉमी फोकसेस ऑन मैचिंग डिफरेंट वेरियस एप्लीकेशन जो आपको वाटर क्रॉप रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। एग्रोनॉमिक्स शेड्यूल करता है इरिगेशन बेस्ड ऑन क्रॉप की स्टेज, इवेपोरेशन रेट या इवेपो ट्रांसपरेशन रेट देखता है, सॉइल मॉइस्चर लेवल देखता है, ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम आपको चाहिए लॉसेस को बचाने के लिए, सब चीज़ें देखी जाती हैं। सो दीज आर समथिंग आपको पता भी है, हम पहले भी इसको पढ़ते हुए आए हैं। हाउ डज कॉन्टूर टिलेज फंक्शन टू रिड्यूस सॉइल इरोजन? अब कॉन्टूर टिलेज क्या होता है, अपने अगर इसको याद करा होगा, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स से पता होगा। कॉन्टूर, इट इवॉल्व्स टिलेज इन द स्ट्रेट लाइन रिगार्डलेस ऑफ द स्लोप। अगर स्लोप पे आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं स्लोप के ऊपर, तो ये कॉन्टूर टिलेज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप टॉल वॉल बना रहे हैं ऑन द फील्ड की ब्लॉक करेंगे विंड को, तो ये भी कॉन्टूर टिलेज नहीं होता है। अगर आप टिल्ट कर रहे हैं 1 मीटर तक, इंश्योर कर रहे हैं कि वाटर स्टे डीप, तो भी ये टिलेज का ऑप्शन कॉन्टूर नहीं होता है। यूजिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीड दैट ग्रोज इन कॉन्टूर शेप, ये भी नहीं होता है। कॉन्टूर आपका क्या होता है, इट फॉलोज द लाइन ऑफ यूनिफॉर्म एलिवेशन कॉन्टूर टू स्लो डाउन वाटर फ्लो एंड इंक्रीज द इनफिल्ट्रेशन। ये होता है एक करेक्ट ऑप्शन फॉर आपके कॉन्टूर टिलेज। अब कॉन्टूर टिलेज क्या होता है, ये डिफाई करता है आपकी ग्रेविटी को। लाइक इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग स्ट्रेट अप डाउन द हिल, जहाँ पे वाटर एक स्लाइड की तरह फॉर्म होकर आएगा, जो पहला ऑप्शन आपका था, जो इन्होंने बोला था कि हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे, तो इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आप स्ट्रेट नहीं, कॉन्टूर में आप आते हैं हॉरिजॉन्टली।
यू वर्क ऑन द हॉरिजॉन्टल फेस ऑफ द स्लोप। यहाँ पे ट्रैक्टर जो होते हैं, लाइक एक लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म एलिवेशन आपको चाहिए होती है। जो ट्रैक्टर होते हैं फॉलोज अ एग्जैक्ट लाइक टोपोलॉजिकल लाइन एट एवरी पॉइंट ऑफ सेम एल्टीट्यूड ऑन द सेम हाइट। यहाँ पे छोटे छोटे आप मिनिएचर डैम्स बनाते हैं। सपोज करिए कि ये मैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलना है, दूसरे रिमूव क्यों करना। एक हम बनाते हैं यहाँ पे स्लोप। सो ये है एक स्लोप। यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टली आप इस चीज को करते हुए आ रहे हैं। अब ताकि वाटर को आपको रोकना, तो यहाँ पे छोटे छोटे आप डैम्स बनाते हुए आएंगे, लाइक छोटे छोटे आपने सर्फेसेस बनाए ऐसे करके। अगर पानी सीधे फ्लो करता है, जल्दी फ्लो कर जाता है। अब यहाँ पे क्या है, पहले पानी आएगा, इतने सरफेस पे रुका रहेगा। जब ये पूरा फिल आउट हो जाएगा, फिर ये यहाँ से नीचे आएगा, फिर इतने ब्लॉक को भरेगा, फिर उसके बाद ऐसे आएगा। तो ये एक प्रोसेस है कॉन्टोर ड्रेनेज के अंदर। मिनिएचर डैम्स आप बनाते हैं। इससे क्या होता है, वाटर की वेलोसिटी कम हो गई, वाटर को ज्यादा टाइम मिला इन्फिल्ट्रेट करने का। अब इससे क्या हुआ, आपका इरोजन बचा। अगर एकदम से वॉश ऑफ करके जाता तो आपको रिल इरोजन देखने के लिए मिलता, बट यहाँ पे वो नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि आप वाटर को रिटेन कर रहे हैं, वाटर रुक रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स का रिटेंशन भी है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपने कहाँ देखा है, बेस्ट एग्जांपल पहाड़ कहाँ होते हैं, आपके हिमालयन रीजन में होते हैं। बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट साइड के इलाकों का। यहाँ पे कॉन्टोर फार्मिंग होती है। वरना अगर बारिश आएगी तो आपको लैंडस्लाइड देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसका और एक थोड़ा सा और इकोनॉमिक आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो दैट वुड बी जो नीलगिरी की आपके हिल्स है, वहां पे जो टी स्टेट्स होते हैं और वेजिटेबल स्टेट्स होते हैं, वहां पे सदर्न इंडिया के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है कॉन्टोर लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट मॉडल पे हम इसे पूरा कर चुके हैं। बहुत से 41, हाँ ये 40 था, ठीक है। नाउ अब देखेंगे हम एडवांस वाटर टिल्थ एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। जो चीजें हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, इनका थोड़ा सा और एक्सपैंडेड व्यू है ये। Tilth is defined as a physical condition of a soil. What is the characteristic of an ideal seed bed? अब इतने सारे टिलेज, हर एक चीज को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब ये पूछ रहे हैं कि आपका आइडियल सीड बेड कैसा होना चाहिए। आपका आइडियल सीड बेड कैसा होना चाहिए, तो एक बार हम ऑप्शंस को देखते हैं, तो उससे हम पता कर सकते हैं क्या हमारा होना चाहिए। हार्ड होगा, कॉम्पैक्ट होगा, ड्राई सॉइल होगी, एयर पॉकेट नहीं होगा। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम टिल्थ करते हैं, उसके उससे पहले का ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड, आपका सेकंड ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। सॉइल आपका, सॉइल दैट हैज बीन सैचुरेटेड विद वाटर फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो ऐसी सॉइल हमको नहीं चाहिए होती। ये एक आइडियल सीड बेड तो नहीं होता, मुझे वीट उगाना है, दैट इज नॉट आइडियल फॉर दिस। फोर्थ वन, अ सरफेस कवर्ड विद अ लार्ज रॉक टू प्रिवेंट बर्ड्स फ्रॉम फाइंडिंग द सीड्स। नहीं, उस पे मुझे सीड के ऊपर अगर मैं रॉक रख दूंगा तो फिर मेरा पेड़ उग के कहाँ निकलेगा। सॉइल दैट हैज बीन ट्रीटेड विद इनफ केमिकल टू प्रिवेंट एनी माइक्रोबियल लाइफ। माइक्रोबियल लाइफ ही नहीं है तो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा अंदर से, माइक्रोब्स नहीं है। माइक्रोब्स नहीं है तो आपके जब कुछ भी चीज को डिकम्पोज करने के लिए कौन काम में आएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपके कार्बन एमिशंस, इन सब चीजों को कौन संभालेगा, कोई संभालने वाला नहीं। तो ये चार ऑप्शन गलत है। आपका टिल्थ या आपका सॉइल आइडल सीड बेड कैसे होना चाहिए, लूज होना चाहिए, फ्राइबल होना चाहिए, एयरी होना चाहिए, क्रम्बी कंडीशन होना चाहिए, और ऑप्टिमम मॉइस्चर उसके अंदर होना चाहिए। इससे क्या होता है, पोरोसिटी का बैलेंस बना रहता है, सीड टू सॉइल कांटेक्ट बेटर होता है। लाइक आपका लूज, मेलो, क्रम्बी, ग्रैनुअल होना चाहिए, गुड सीड बेल्ट। इसमें मैक्रोपोर्स भी होने चाहिए, माइक्रोपोर्स भी होने चाहिए। सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे सीड टू सॉइल कांटेक्ट होता है, रूट एलोंगेशन होता है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे, तो आप इससे पढ़ सकते हैं, लाइक हमारे प्रीवियस लेक्चर में ये है, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने थोड़ा सा इसको जल्दी भी करके चलते हैं, क्योंकि वी आर टेकिंग अ लॉट मच टाइम। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बट वी आर जस्ट टेक, हम बार बार एक ही सेम चीज को कहे जा रहे हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इमर्जिंग एरिया विद इन द स्कोप्स ऑफ एग्रोनॉमी। कौन से हैं जो आपके इमर्जिंग एरिया हैं एग्रोनॉमी के अंदर। वर्टिकल फार्मिंग इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यस। अर्बन इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं, तो वहां पे वर्टिकल फार्मिंग आपकी होती है। फिर आप देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर स्ट्रेस ट्रेट, ये भी बिल्कुल सही है। हाइड्रोपोनिक और एरियोपोनिक आपके वर्टिकल सिस्टम जो हम बनाते हैं, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को लगाते हैं, लाइक जिसमें वाटर यूजेस आपका 90% तक का होता है। उसके लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज करते हैं, ठीक है।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वहाँ पे पार्टनर करता है। थर्ड वन, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर विदाउट सिंथेटिक केमिस्ट्री। हाँ, एग्रोनॉमी आपको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाती है। डेटा ड्रिवन पूरी होती है, लाइक आप हर एक चीज को कैसे करते हैं। फिर आप देखते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर यूजिंग यूएवीज एंड एआई एनालिटिक्स। हाँ, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप करते हैं डेटा ड्रिवन, उसी तरीके से आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी उसे लाते हैं, डेटा ड्रिवन होता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी होती है, और आपके रीजनरेटिव ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी आपको देखने के लिए इसके अंदर मिलता है। नैनो फर्टिलाइजर्स आप बनाते हैं। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, जो भी चीज़ आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाहूँ तो दैट वुड बी लाइक वर्टिकल फार्मिंग आपको, जैसे कि जितने भी टेक हब्स हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। बेंगलुरु, गुरुग्राम, इसका मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, ठीक है। एग्री टेक स्टार्टअप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। जीएम क्रॉप्स आपकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है वो भी आप जानते हैं। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 इफ एम राइट, ये जीएम मस्टर्ड है जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज में आता है आपके महाराष्ट्र और गुजरात के इलाके के अंदर। फिर प्रिसीजन ड्रोन्स आप देखते हैं, जो आपको किसान ड्रोन स्कीम आपको मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज होते हैं वो इनको देखते हैं। इनका काम क्या होता है, ये ड्रोन्स जो होते हैं नैनो यूरिया को आपके फ्रेगमेंट्स ऑफ जो लैंड है उसमें डालते हैं प्रिसीजन फार्मिंग के लिए जहाँ पर जरूरत होती है, ठीक है। नाउ वील मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वही है, हमने सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन मेंटेनिंग अ गुड सॉइल हेल्थ। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसकी ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की। पहला ऑप्शन आपको बोलता है इट मेक द लुक डार्कर, एब्जॉर्ब करता है मोर हीट फॉर द प्लांट्स। तो ये गलत ऑप्शन है। डार्कर और हीट एब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए, ऐसा हमें नहीं चाहिए। प्लांट को हीट एब्जॉर्ब नहीं करने तो प्लांट आपका विद द सन आराम से उग जाता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सन उसको फोटोसिंथेसिस हर एक चीज मिलती रहती है, ही इज फाइन विद दैट। थर्ड ऑप्शन, इट इज प्योरली एस्थेटिक पर्पस, नो बायोलॉजिकल फंक्शन। एस्थेटिक्स के लिए ये सब चीजें नहीं करी जाती हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। इट प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम लाइक एवर गेटिंग वेट। अगर सॉइल वेट नहीं होगा तो उसमें वाटर कहाँ से जाएगा। अगर सॉइल वेट नहीं है दैट मीन्स वो सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल है तो वो बह जाएगी इरोजन के साथ, व्हाट विंड इरोजन आएगा लेके चला जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। इट इज यूज टू अट्रैक्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट एंड ईट द वीड्स, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑर्गेनिक टिल्थ के लिए क्या होता है, इट प्रमोट न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर रिटेंशन एंड ओवरऑल सॉइल हेल्थ को ये देखता है। काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक बायोलॉजिकल इंजन की तरह काम करता है, डिकम्पोज करता है डिकेइंग प्लांट को, एनिमल रेजिड्यू को। प्राइमरी फूड बनता है ये आपके अर्थवॉर्म के लिए, बैक्टीरियाज के लिए, फंगस के लिए, ताकि सॉइल जिंदा रहे, सॉइल फील्स अलाइव। अब इसमें होता है एक स्पॉन्ज इफेक्ट। स्पॉन्ज इफेक्ट क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो होल्ड करता है अप टू 20 टाइम ऑफ इट्स वेट इन वाटर, ठीक है। ये होल्ड करता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो आपके कैल्शियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, इनको ये होल्ड करके रखता है जब बारिश होती है उस टाइम पे। गुड टिल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। अ, यहाँ पे आप जो लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये बफरिंग पीएच की तरह भी काम करता है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी आपको इसी लेक्चर में बताया है, गोलोमेन प्रोडक्शन जो होता है, गोलोमेन क्या होता है, गोलोमेन होता है आपका एक ग्लू, नेचुरल ग्लू, जो एक टिल्थ को लाइक बाइंड करके रखता है ताकि जब वो डस्ट के फॉर्मेशन में क्रिएट ना हो और वो बह के या फ्लो होके ना चला जाए। वहीं पे ये बफरिंग पीएच की तरह काम करता है। हाईली ऑर्गेनिक आपका मैटर होता है, जो केमिकल बफर्स होते हैं उनको बचा के रखता है। एक्सट्रीम स्विंग ऑफ सॉइल एसिडिटी या एल्कलाइनिटी आती है उस टाइम पे ये काम में आता है। अगर टिल्थ गुड है तो उसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर, तो क्या होता रहता है, ये स्लो करता है रिलीज ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजर्स को बहुत स्लो रिलीज करता है। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोब जो ब्रेक होता है वो बहुत स्लोली नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर को बहुत ही स्टेडी रेट पे प्लांट को देता है। अनलाइक आपके सिंथेटिक यूरिया एकदम से आपको सब चीज पकड़ा देते हैं हाथ में, बट यहाँ पे प्लांट को उन चीजों को धीमे धीमे एक्सट्रैक्ट करने के लिए टाइम मिलता है, ठीक है। ये है ऑर्गेनिक मैटर के आपके बेनिफिट्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ऑफ सीजन टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज क्या होता है, ये आपका नॉर्मली करा जाता है, इसको हम थोड़ा जल्दी देखते हैं। ये करा जाता है टिलेज जब फॉलो जो नॉन क्रॉप सीजन होता है फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड पेस्ट रिडक्शन के काम में ये आता है। ये नॉर्मली कब करा गया, ये बेसिकली आपका करा जाएगा जब फील्ड पूरा एम्प्टी है,
टिपिकली आपके जो हार्वेस्ट है विंटर की राबी क्रॉप, और वो हो चुकी है, और उसके बाद मानसून क्रॉप जो आपकी खरीफ आपकी आने वाली है उसके बीच में करा जाता है। ये समर की डीप प्लोइंग होता है। इसमें प्रीवियसली आपने हैवी प्लो को अराउंड मई में आपने काम करा, मई जून में आप एक्सपोज कर देते हैं, लाइक मई जून में आपने इसका काम करा। इससे क्या हुआ, जो हैवी पेस्ट थे वो अपने प्लोइंग से बाहर निकल कर आ गए, आपने उन्हें एक्सपोज कर दिया डार्क आपके आपके सॉरी विंड समर्स के अंदर, जिसकी वजह से दे डोंट सर्वाइव। अब इस टाइम पे क्या होता है, जो हार्ड जो मॉइस्चर आपका कैप्चर होता है वो भी काम करते हैं। हार्ड और बेक समर सॉइल जो आपकी होती है वो कंक्रीट की तरह हार्ड हो जाती है, क्योंकि आपने कुछ उस पर उगाया नहीं, दैट मीन सॉइल आपकी हार्ड हो गई। जैसे आप देखते हैं ना क्रिकेट की पिच, लाइक ग्राउंड कैसा होता है, ग्राउंड में आप गिरते हैं तो आपको चोट नहीं लगती क्योंकि वहाँ पे ग्रास होती है। वहीं पे पिच को देखते हैं तो द पिच ऑफ द क्रिकेट इज वेरी वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई कवर नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे वो हार्ड और बेक्ड कहते समर के अंदर हो जाती है। उस टाइम पे आप टिलेज करते हैं, उससे क्या होता है, सरफेस को ओपन करते हैं ताकि जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन आपकी हो वो डीप इनटू द सरफेस जाए, मॉइस्चर रिटेंशन आपका बना रहे। ऑक्सीजन टिलेज हम इसके लिए भी करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, स्टबल का मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि स्टबल्स अगर आपने क्रॉप नहीं हो तो स्टबल उग जाएगा। स्टबल को ज़्यादा चीज़ ज़रूरत नहीं होती, स्टबल को भी हटाने में काम में आता है। इसके साथ आप लैंड की लेवलिंग भी करते हैं, सॉइल लेवलिंग करते हैं आप इसको, लीचिंग ऑफ द सॉल्ट भी करते हैं, वीड्स को आपने रिमूव कर दिया, पैथोजेंस आपने मार दिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलता है, और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको इसका बता सकता हूँ, इट वुड बी आपका सोयाबीन बेल्ट जो मध्य प्रदेश में होती है, वहाँ पे ऑफ सीजन समर टिलेज आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिगार्डिंग द रेन फेड फार्मिंग रीजन, जहाँ पे 1100 मिलीमीटर रेनफॉल से ज़्यादा मतलब रेनफॉल होता है। अब ये क्या है, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में रेन फेड फार्मिंग के बारे में। अब इसमें क्या क्या होता है, क्रॉप आर जनरली नॉट सब्जेक्टेड टू मॉइस्चर स्ट्रेस। यहाँ पे मॉइस्चर स्ट्रेस नहीं देखा जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1150 mm तो यहाँ पे बारिश होनी है, तो ये आपका ह्यूमिड और सब ह्यूमिड कंडीशन के अंदर आता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल है, तो ये एरिड के अंदर आएगा नहीं, इसलिए मॉइस्चर स्ट्रेस इसके अंदर है नहीं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, द ग्रोइंग पीरियड इज टिपिकली मोर देन 120 डेज। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? स्टेटमेंट सेकंड, मतलब जो आपका स्टेटमेंट सेकंड है वो क्यों सही होगा, वो इसलिए होगा बिकॉज सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहती है। यहाँ पे मानसून खत्म होता है उसके बाद भी बारिश है, तो 120 दिन तक आपके पास मॉइस्चर है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन मल्टीपल क्रॉप्स आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं फोकसेस ऑन एक्सेस वाटर डिस्पोजल एंड सॉइल इरोजन कंट्रोल। ये एकदम सही चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये रेनफेड इलाका है, यहाँ पे 1100 mm बारिश यहाँ पे होनी है, तो आप यहाँ फोकस करते हैं एक्सेस वाटर डिस्पोजल पे और सॉइल इरोजन कंट्रोल पे। क्योंकि प्राइमरी टिलेज अगर आपने यहाँ पे कर दिया तो आप मान के चलिए ये एक काइंड ऑफ डिवास्टेशन है, यहाँ प्राइमरी टिलेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है रिक्वायर्स द सेम मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक एज द ड्राई फार्मिंग। तो ये गलत हो जाएगा, ड्राई फार्मिंग के लिए बहुत अलग टेक्निक्स होती हैं, आपका एरिड रीजन के लिए डिफरेंट होती हैं, और आपके ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन के लिए अलग होती है। ठीक है, नाउ वी विल सी कि हमने इसमें क्या चीज़ें करी। हमने इसमें ये चीज़ करी है, थोड़ा सा और आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कांस्टेंट हैवी रेन जो होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हुआ, पोटेशियम हुआ, उन्हें डीप इनटू या तो ग्राउंड वाटर ले जाएंगे या फिर वो अपने साथ बहा के ले जाएंगे, तो फार्मर्स को फर्टिलाइजर यहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब ड्यू टू हाई आपके रेनफॉल यहाँ पे क्या होगा, नेचुरली वॉश ऑफ आपके जो आयंस होते हैं लाइक कैल्शियम हुआ, ये ऊपर से फ्लो करा रहे हैं। इससे क्या होगा, सॉइल आपकी एसिडिक बननी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको पीएच लेवल भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट अगर हम इसका इफ आप कैन टेल यू, आपका असम है, आपका केरला है, ये आपका रेनफेड इलाके हैं, यहाँ पे आप टी, रबर, स्पाइसेस इन सब चीज़ों को देखते ग्रो करते हुए देखते हैं ऑन द वर्ज ऑफ स्लोप्स। ठीक है, now we'll move on to our next question, that is what is the primary difference between fine tilth and the coarse tilth। नाम समझ से आप समझ सकते हैं, फाइन पतला, कोर्स मोटा। ठीक है, फाइन टिल्थ पाउडरी कंडीशन आपका होगा, कोर्स टिल्थ आपका रफ क्लॉडी कंडीशन होगा। ठीक है, अब इसको ही हम नाम से यहाँ पे ढूंढते हैं, फाइन टिल्थ फॉर द लार्ज सीड ऑफ कॉटन और कोर्स टिल्थ फॉर द स्मॉल सीड लाइक रागी। ये नहीं हो सकता,
फाइन टिल्थ लार्ज सीड नहीं बनता है कॉम्बिनेशन. फाइन टिल्थ रेफर टू द पाउडरी कंडीशन एंड कोर्स टिल्थ रेफर टू द रफ क्लॉडी कंडीशन. ये ऑप्शन सही है, विद द नेम इट गोस. लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम एक बार देख लेते हैं. फाइन टिल्थ इज अचीव्ड ओनली यूजिंग हैंड्स. नहीं, फाइन टिल्थ आपको मिलता है हैवी टिलेज के साथ. ठीक है. कोर्स टिल्थ रिक्वायर्ड हैवी ट्रैक्टर्स, तो ये आपको मिलेगा, ये आपको हैंड से मिल सकता है. ठीक है. फाइन टिल्थ इज फॉर समर क्रॉप, कोर्स टिल्थ इज फॉर विंटर क्रॉप. ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं है. देयर इज नो डिफरेंस. ये सिर्फ नेम का डिफरेंस है डिफरेंट स्टेट्स में, तो ऐसा भी नहीं है. ठीक है. तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे आपके हमने बताया कि फाइन टिल्थ और कोर्स टिल्थ में क्या क्या चीजें होती हैं. फाइन टिल्थ आपको एक फाइन पाउडरी एग्रीगेट देता है. नेसेसरी है. क्यों नेसेसरी होता है? क्योंकि यहाँ पे सॉइल टू सीड कॉन्टैक्ट ज्यादा बेटर होता है. स्मॉल सीड्स यहाँ उगाए जाते हैं जो कि रागी और मस्टर्ड है. कोर्स टिल्थ आपका कंटेन करता है लार्जर क्लॉड्स को, जो प्रेफर कर जाते हैं आपके लार्ज सीड के लिए. आपका कॉटन हुआ प्रिवेंट हो करता है ये आपको विंड इरोजन से, और एक्सपोज सॉइल आपको नहीं होने देता है. ठीक है. ये हम चीजें पहले भी देखते हुए आए. नाउ वाई इज वर्टिकल मल्चिंग यूज इन कंजंक्शन ऑफ सबसॉइलिंग. वर्टिकल मल्चिंग को हम क्यों कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं इन द सबसॉइलिंग? ये हम करते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर पाए, लाइक सबसॉइलिंग की प्रॉब्लम हम पहले से जानते हैं. जो सबसॉइलर है वो हार्ड पैन है, वो क्रिएट करता है डीप नैरो आपकी अंडरग्राउंड ट्रेंचेस को कवर करता है. हाउएवर अगर भारी बारिश होती है या ट्रैक्टर होता है उस ट्रेंच में कोलैप्स हो जाता है, तो सील बैक करने में विद इन अ सीजन लग जाता है. तो वहीं पर मल्चिंग एक सॉल्यूशन होता है. वर्टिकल मल्चिंग क्या होता है? वो इन्वॉल्व करता है आपका एग्रीकल्चरल ट्रैश को. जो आपके स्टॉक्स हैं, स्ट्रॉज हैं, प्रून्ड ब्रांचेस हैं, उनको आप यूज करते हैं, स्टफ करते हैं डायरेक्टली इनटू अ न्यूली कट सबसॉइल ट्रेंच. उसी के अंदर ये ट्रेंच में काम कर जाते हैं. ये एक फिजिकल प्रॉप की तरह काम करते हैं, लाइक एक हाईली पोरस पाइप की तरह उस फिजिकल स्केलेटन अपना बना लेते हैं, ताकि जब बारिश हो और कंप्रेसिंग आपका हो उस टाइम पे ये बचे रह पाए. तो व्हाट वुड बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस? टू प्रिवेंट द सबसॉइल फॉलोइंग फ्रॉम क्लोजिंग, इट मेंटेन्स द बेनिफिट ऑफ एरिएशन एंड वाटर ड्रेनेज. अब जैसे कि आप सपोज करिए कि एक ह्यूमन बॉडी की तरह समझ के चलिए. मल्चिंग के साथ जो सबसॉइल ने एक पूरा स्पेस बना दिया. अब आपने मल्चिंग जो करा, मल्चिंग के साथ आपने पुराने क्रॉप्स के चीजें इसके अंदर अपने डाल दिया. नाउ दे एक्ट एज अ स्केलेटन. स्केलेटन या बोन की तरह काम करे, ताकि ये जो होल है क्लोज आउट ना हो जाए. अगर बारिश आई, अगर इसमें कुछ भी नहीं, दैट मीन्स जो रिजेस आपने बनाई है, सपोज करिए, लेट मी जस्ट रिमूव दिस. आप इस तरीके की रिज बनाते हुए आ रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे आपको समवॉट, यहाँ पे आपको अपना सीड को ग्रो कराना है, तो आपने एक रिज बनाई है. अब बाई चांस अगर बारिश आती है, उस टाइम पे क्या होगा? दोनों चीजें ब्लॉक हो जाएंगी. एंड अगर आपकी सॉइल, आपकी कहते कोर्स, कहते एकदम फाइन सॉइल है, तो दोनों पूरे इलाके को कवर अप कर लेंगी. वहीं पे आप देखते हैं कि आपने यहाँ पे मल्चिंग से आपने डाल दिया, जो भी स्टॉक्स आपके बचे हुए थे वो अपने यहाँ पे डाल दिए. अब जब बारिश आएगी तो उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे एक स्केलेटन की तरह काम करेगा, और यहाँ पे जो आपकी रिज है वैसे के वैसे ही बनी रहेगी. ठीक है. प्रॉपर आपके पास ड्रेनेज भी है, एरिएशन भी है, हर एक चीज है, और क्लोजिंग नहीं हो पाएगी आपके सबसॉइल फरो की. ठीक है. इस तरीके से ये काम में आता है. अब नॉर्मली अगर आपको बेस्ट एग्जांपल इसका दूं, तो इट वुड बी लाइक कूर्ग और चिकमंगूर में आपको देखने को मिलता है वर्टिकल मल्चिंग, वहां पे इस्तेमाल में आती है. ट्रेंचेस बनाए जाते हैं जहाँ पे बिटवीन द कॉफी बुशेस के अंदर में होते हैं. प्रून ब्रांचेस जो पुरानी वाली होती है वो कर डाल देते हैं, ताकि जब मानसून का वाटर वहां पे आए तो रन ऑफ स्टीप से एकदम से ना हो, एंड वो वहां पे बचा रहे. वर्टिकल मल्चिंग इसलिए कंजंक्शन की तरह यूज होती है फॉर द सब सॉइलिंग. ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a multiple statement question. Which of the following factor influence the choice of preparatory tillage practices? इसमें कौन कौन से आते हैं प्रिपरेटरी टिलेज में? सॉइल की टाइप देखी जाती है कि या वो क्ले है या सॉइल सैंडी सॉइल है. बिल्कुल हाँ, ये सही ऑप्शन है. रेनफॉल के पैटर्न और क्लाइमेट को देखा जाता है प्रिपरेटरी टिलेज में. हाँ, रेनफॉल पे डिपेंडेंट होता है कितना आपको टिलेज करना है. स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप टू बी ग्रोन. बिल्कुल सही. आप सब चीज़ों को देखते हैं कि कौन सी क्रॉप आपको ग्रो करनी है, कितनी ज़्यादा डेप्थ आपको चाहिए, उस हिसाब से आप टिलेज करते हैं. अगर मुझे कम डेप्थ का चाहिए तो मैं सबसॉइलिंग टिलेज करूंगा, मुझे ज़्यादा डेप्थ चाहिए तो मैं प्राइमरी टिलेज करूंगा. ठीक है. फिर आपका फोर्थ ऑप्शन इकोनॉमिक कंसिडरेशन लाइक फ्यूल एंड लेबर कॉस्ट. ये भी एक फैक्टर है कि आपको कितना प्रिपरेटरी टिलेज करना है, कि आपके पास पैसे कितने हैं.
जितने पैसे आप उतने कर पाओगे, देखा आप टिलेज ही करते रह गए, बाकी ग्रोइंग के टाइम पे आपके पास पैसे ही नहीं बचा। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट ओवर हियर, इट वुड बी ऑल द ऑप्शन करेक्ट। थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉइल टाइप डिक्टेट करता है कि फार्मर को लाइट है, सैंडी सॉइल है, किस टाइप का कल्टीवेटर चाहिए। अगर आप जैसे कि अगर आपके पास लाइट और सैंडी सॉइल है तो आप कल्टीवेट सिंपल कल्टीवेटर यूज करते हैं। अगर डेंस या स्टिकी क्ले है तो आपको हैवी मोल्ड प्लो या हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर की जरूरत होती है। फॉर द फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा था एक्सप्लेनेशन। सेकंड ऑप्शन के लिए क्या होता है, क्लाइमेट की टाइमिंग। अगर रेन फेड इलाका है तो प्रिपरेटरी टिलेज मानसून से पहले नहीं हो सकता, लाइक मानसून से पहले होगा, ताकि जो सॉफ्टन कर दे आपके अर्थ को। वहीं पे दूसरी जगह पे आपका क्या होगा, एरिड जोन होगा तो वहां पे मिनिमाइज करेगा आपका विंड इरोजन को, उस तरीके से टिलेज में काम में आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट इसके तरीके होते हैं। सबसे बेस्ट आपको मतलब अब हर एग्जाम्पल में आपके पास कहीं ना कहीं से व्हीट और राइस आ जाएगा। द मोस्ट इंटेंस आपका प्रिपरेटरी टिलेज जो आपका होता है, चैलेंज होता है, वो आपका व्हीट राइस ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, जहाँ पे ट्रांजिशन होता है पडल्ट का, जहाँ पे कॉम्पैक्ट राइस फील्ड होते हैं उनको एरेटेड बनाया जाता है। एरेटेड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि व्हीट के प्लांट को एरेशन चाहिए होती है और आपके राइस को एरेशन नहीं चाहिए होती है। तो 2 वीक, विद इन 2 वीक्स की जो विंडो होती है उसमें एक बहुत ही जल्दी टिलेज प्रिपरेटरी करा जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ फरोस इन सेकेंडरी टिलेज? फरोस के अंदर लाइक रोल ऑफ हरो क्या होता है सेकेंडरी टिलेज के अंदर? हरो का काम होता है, हरो एक टूल है, वो काम में आता है ब्रेक करने के क्लॉड्स को, लेवल करता है आपके सॉइल को और कंट्रोल करता है आपके स्मॉल वीड्स को। स्मॉल वीड्स, अब इसको हम पढ़ते चलते हैं। हरो इज अ सेकेंडरी टूल इक्विप्ड विद द मेटल टीथ लाइंस, स्प्रिंग लोडेड एक शैंक की तरह होता है, या गैंग्स होते हैं कॉन्क्लेव स्टील डिस्क के। पहले तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। हॉरोस का एक डिफाइन करते हूँ मैं शेप को, इट्स समथिंग लाइक दिस। आपने देखा होगा हॉरोस को ऐसे, ट्रैक्टर के पीछे का एक अटैचमेंट होता है, ट्रैक्टर के पीछे लगता है। ठीक है, ये प्लो को फॉलो करता है। हॉरो कभी भी अनप्लोड फील्ड के अंदर नहीं जाता, फील्ड आपका हमेशा आपका प्लोड होता है उसके बाद ये काम में आता है। प्राइमरी टूल इसके अंदर मोलबोर्ड प्लो होता है जो हैवी लिफ्टिंग का काम करता है, उसके बाद ये चलता है। ये काइंड ऑफ क्लॉड क्रशिंग के काम में आता है। क्लॉड क्रशिंग जो प्राइमरी फिजिकल जॉब जो उसने काम कर दिया, जो भी बड़े क्लॉड्स उसने बना दिए, उन क्लॉड्स को छोटे क्लॉड्स के अंदर ये ब्रेक करने का काम करता है। ये सरफेस लेवलिंग का काम भी करता है। ठीक है, जो भी लो आपके फरोज होते हैं उनको क्रिएट करता हुआ जाता है। और आपकी इनपुट ब्लेंडिंग भी आपको देखने के लिए मिलती है, लाइक फार्मर जो ब्रॉडकास्टर यूज करते हैं उसमें ग्रैनुअल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स का भी एडअप करते हैं, उसके साथ भी काम करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ आपके हॉरोज होते हैं जो काम में आते हैं, लाइक इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनाइजेशन लगाया जाता है। ये आपको नोट्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, now moving on to our last question, in modern concept of tillage, why is frequent tillage now considered detrimental by the researchers? अब ये ऑप्शन लाइक आपको बताता है कि मतलब आप बार बार जो कहते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से फ्रीक्वेंट टिलेज क्यों इतना ज्यादा खराब होता जा रहा है। लाइक प्रैग्मेटिज्म जो शिफ्ट करते हैं हम उस चीज को देखते हैं, लाइक प्रैग्मेटिक सोच जो हमारी है वो ये है कि जितनी बार आप टिलेज करेंगे, जो मैं आपको बार जो हमने पहले डिस्कस करा है, अगर मुझे 15 सेंटीमीटर के यहाँ तक मैं बार बार टिलेज करता जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे की जो सॉइल है मैं उसको खराब कर रहा हूँ, वाटर सीप डाउन नहीं हो पाएगा क्योंकि बार बार मैं हैवी टिलेज करता आ रहा हूँ। ठीक है, सॉइल का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, जो आपके सॉइल पैंस होते हैं उसकी वजह से वेस्ट एनर्जी ज्यादा हो रहा है, इरोजन के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट थिंग फॉर दिस। क्यों टिलेज को हमने सबसे खराब माना है, इसको मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखते हैं टिलेज से क्या होता है। आपके कार्बन फुटप्रिंट्स आपके ज्यादा होते हैं, सॉइल को आप खराब करते हैं, सॉइल इज लाइक नॉट लाइक हाउ इट यूज टू बी। तो इसी को हम यहाँ पे देखते हैं। रिसर्च इंडिकेट द फ्रीक्वेंट इंटेंसिव टिलेज ऑफ डिटर्मिनल, it shares the natural soil aggregates, disrupting the soil structure or biological. It also create compacted subsoil pans, consume fuels, leave the soil exposed, vulnerable to wind and water erosion. तो ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस करते हुए आए। हमने एंड में आते आते थोड़ा सा डिस्कशन ऑफ द थिंग्स हमने कम करा है क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। बार बार एक ही चीज को रिपीट करना इज लाइक नॉट द राइट थिंग।
एंड यहाँ पे आपका बेसिक्स ऑफ एग्रोनॉमी खत्म होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा लाइक आपको कैसा लगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द आप ये चैनल, आप ये अकेडमी। एंड मोर ओवर ये नोट्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे। हमारे पास जो भी नोट्स हमारे होते हैं, नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ जो भी हम बनाते हैं, वो रीडेबल फॉर्मेट में होती है, दैट इज़ नॉट इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट। आप उसका प्रिंटेबल या पीडीएफ या डाउनलोडेबल फॉर्मेट नहीं होता। प्लीज़ मेक श्योर आप इस चीज़ को याद रखें। एंड प्लीज़ अब हाइप का भी एक ऑप्शन है, आप उसे प्रेस कर सकते हैं, दैट वुड हेल्प अस। एंड एटलीस्ट एक लाइक आप दे सकते हैं सो दैट हमारी भी रीच बढ़े। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड प्लीज़ हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर जस्ट बीइंग ओवर हियर।